यूनिफाइड इंडिया यानी अखंड भारत, जिसे आर्यव्रत के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोगों के लिए अखंड भारत का मतलब है आज का इंडिया प्लस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। और कुछ लोगों के लिए अखंड भारत का मतलब है 1947 के पार्टीशन से पहले का भारत, यानी इंडिया प्लस आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश। और तीसरा, कुछ लोगों के लिए अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसी इंडिया की नेबरिंग कंट्री। और लास्ट, कुछ लोगों के लिए अखंड भारत की बाउंड्रीज है अफगानिस्तान से लेकर थाईलैंड, कोलंबिया, मलेशिया और इंडोनेशिया तक। वैसे अखंड भारत का सपना आज का नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। सबसे पहले अखंड भारत का सपना चाणक्य ने देखा था। अशोक सम्राट वाज द फर्स्ट एम्परर जिनके एरा में पहली बार भारत की बाउंड्रीज एक्सटेंड होकर पहुंची थी अफगानिस्तान से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक। अशोक सम्राट चाणक्य के शिष्य थे और उनके अखंड भारत के सपने को भी पूरा किया। अब यह एम्पायर इतना बड़ा हो गया था कि इस पर रूल कर पाना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए 16 महाजनपदों के एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है ताकि सारे एरिया पर अच्छे से कमांड किया जा सके, जिसमें से दिल्ली को सेंटर बनाया जाता है। अशोक सम्राट के बारे में किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे, अभी अपने पॉइंट पे चलते हैं। 1926 में शुरू होती है द माइटी मुगल एम्पायर, जो अखंड भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल देती है। मुगल एम्पायर समय के साथ साथ वीक होता चला गया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंट्री होती है ब्रिटिशर्स की। और इसी समय एक बड़ा लीडर सामने आता है जिनका नाम था जिन्ना। जिन्ना ने डिमांड किया 2 नेशन थियरी का और 1947 में इंडिया डिवाइड हो जाती है 3 पार्ट में। हिंदू मेजोरिटी के लिए इंडिया, मुस्लिम मेजोरिटी के लिए पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश। आज के डेट में अखंड भारत बनाने के लिए जिस तरह से आप अपने पड़ोसी के साथ ट्रीट करते हैं, वैसे ही आपको पाकिस्तान, एक बांग्लादेशी, एक मलेशियन और एक इंडोनेशियन के साथ ट्रीट करना पड़ेगा। जितने राइट्स आज के दिन हर देशवासी को मिलते हैं, उतने ही राइट्स एक पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, मलेशियन और इंडोनेशियन को भी मिलना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप कभी भी किसी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, मलेशियन और इंडोनेशियन से उनके डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को नहीं छीन सकते। 2012 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कारजू ने इंडियन रीयूनिफिकेशन एसोसिएशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इसका एम था इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को रीयूनाइट कर। ऐसा नहीं है कि पहली बार दुनिया में ऐसा सजेस्ट किया गया है। अगर 2 जर्मनी, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी रीयूनाइट हो सकते हैं, अगर 2 वियतनाम रीयूनाइट हो सकते हैं एक वियतनाम में, तो इंडिया और पाकिस्तान क्यों रीयूनाइट नहीं हो सकता। एशियन यूनियन यूरोपियन यूनियन के मॉडल पे काम कर सकता है। यह यूरोप के 27 कंट्री का एक ऐसा देश है जहां पर फ्रेंच पार्लियामेंट, जर्मन पार्लियामेंट और इटालियन पार्लियामेंट आज भी वैसे ही काम करते हैं जैसे यूनियन बनने से पहले काम करते थे। लेकिन आज इनके ऊपर एक ईयू पार्लियामेंट ऐड हो गया है जहां पर सारे कंट्रीज के मेंबर बैठकर ऐसे लॉज, पॉलिसी और रूल बनाते हैं जिससे पूरे यूरोप पर असर पड़ता है। मतलब कि सारे कंट्री अलग होने के बावजूद भी यूनियन की तरह काम करते हैं। आज के डेट में जो लोग सबसे ज्यादा बात करते हैं अखंड भारत की, वही लोग सबसे बड़ी दरार बन के खड़े हैं। लोग हैं जो कहते हैं कि अगर लड़का और लड़की अलग धर्म के हैं तो शादी नहीं कर सकते, लड़कियां ऐसे जीन्स नहीं पहन सकती। एशियन यूनियन बनने से एशिया की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और बहुत ही प्रॉफिट होगा, जिसमें फर्स्ट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। इन देशों के बीच दुश्मनी खत्म हो जाएगी तो मिलिट्री पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा और उस पैसों को खर्च किया जा सकता है एजुकेशन, हेल्थ केयर और डेवलपमेंट के लिए। एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में विदाउट वीजा के ट्रेवल कर सकते हैं। फ्री ट्रेड होगी, इससे हर देश की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ज्यादा आसानी से हो पाएगी, जिससे मेंबर कंट्री की काफी फास्ट ग्रो होगी और सिंगल करेंसी भी होगी। लेकिन अगर अखंड भारत बनाना है तो सबसे पहले हमें इंटरनल डिफरेंसेस को सॉल्व करना होगा। अखंड भारत के हर एक मेंबर कंट्री को एक सर्कुलर और डेमोक्रेटिक कंट्री बनना होगा और एक दूसरे के कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन और प्रैक्टिसेस को भी एक्सेप्ट करना होगा। बेसिकली जो आज का कंडीशन है उसमें अखंड भारत एक सपना ही है। वैसे आपको क्या लगता है कि अखंड भारत का सपना कभी पूरा हो सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।